वहीं दिल्ली के अशोका होटल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए में शामिल 38 दलों की मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। एनडीए के 25 साल और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बैठक बुलाई गई। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से और एनसीपी की ओर से बागी गुट के नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पहली बार बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही जेजेपी के नेता अजय चौटाला भी बैठक में मौजूद रहे। विपक्षी एकता के दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया और इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में की जाएगी। वहीं फिरोजपुर शिरका से सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। 2741 करोड़ की लागत से 347 प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए। इसी के साथ ही सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पिछले 8 सालों में 6 बार सामूहिक परियोजनाएं शुरू की गई। इस दौरान सीएम ने पिछले सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकारों ने लोगों को पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने विकास की गति को सभी जगह समान रखा है। सीएम ने कहा कि एलिवेल का प्रोजेक्ट पूरे इलाके के लिए लाभदायक होगा। अब इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। सीएम जब वर्चुअली विभिन्न ज्वेलों को सौगात दे रहे थे तो उस दौरान अलग अलग ज्वेलों के जनप्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने सीएम को सुना। लेकिन इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया। 6S कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए, हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं, एक मैगजीन को इन्होंने थोड़ा इशारा कर रखा कि भाई इतने परसेंट दिखा दो, इतने दिखा दो, और हरियाणा में 35%, 40% यहां तक बेरोजगारी दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि 6 से 7% बेरोजगारी को मानते हैं और किसी भी विकासशील प्रदेश में, विकसित प्रदेश में इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब नए आने वाले लोगों को रोजगार की तलाश रहती है। कुछ लोग एक रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाते हैं। तो ये जो बीच का जो एक जिसको कहना चाहिए बीच का फेज होता है, इस समय में इस बेरोजगारी को हम बेरोजगारी नहीं कहते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
सीएम मनोहर लाल ने नूंह से प्रदेश को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पानीपत, भिवानी, झज्जर और रेवाड़ी। पानीपत को नया बस स्टैंड और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात मिली है। यहां जिला सचिवालय में शिलान्यास और उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के विकास से जुड़ी हुई 11 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार ने प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से स्थानीय कार्यक्रमों में लोकार्पण किया। भिवानी को भी सीएम ने 176 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद ने विकास परियोजनाओं के लिए सीएम का आभार जताया। झज्जर में भी शिलान्यास और उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अरविंद शर्मा ने शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने झज्जर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास की सौगात दी, तो वहीं रेवाड़ी को भी विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम ने जिले के 167 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी के सामने विपक्ष टिक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद ने कहा कि मोदी की सोच सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत देश सोने की चिड़िया था, लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने देश की हालत खराब कर दी। अब फिर से 100 साल बाद 2047 में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल ने बाढ़ से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से हर तरफ के नियम से ही पानी छोड़ा गया है। की तैयारी उनकी एक सोच है, देश के प्रति सोच है। देश के प्रति 2047 का मतलब 100 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा। जैसे हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, आपने देखा कितने साल मुसलमानों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, हमारे देश की क्या हालत कर दी थी। हम सबको इस बात का पता होना चाहिए। अब मोदी जी की सोच है कि जो हम सोने की चिड़िया देश को कहते थे, हमारा देश शुरू से आत्मनिर्भर था और अब उसी तरह से जो पहले हमारा देश था उससे भी और मजबूत स्थिति में 2047 में हमारा देश हर तबके से, हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में हमारा देश आत्मनिर्भर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है, जहां एक तरफ उन्होंने सरकार पर बाढ़ को लेकर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ उनके बयानों में एक बार फिर कांग्रेस की अंतर्कलह देखने को मिली। शैलजा ने कहा कि सरकार को पहले ही सुरक्षा के इंतजाम करने थे। साथ ही उन्होंने किसानों की फसल खराब होने पर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। दूसरी तरफ 2024 में सिरसा सीट से उम्मीदवारी को लेकर हुड्डा पर भी निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि ये पार्टी कमान देखेंगी कि किसे कहां से टिकट देना है, किसे नहीं। काम देखकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। वो काम हम करते रहते। देखो, पार्टी फैसला करती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा काम है, हम कांग्रेस के सिपाही, हमारा काम है कि पार्टी को मजबूत करें, अपने वर्कर को मजबूत रखें। वो काम हम करते रहेंगे। पार्टी का जो जहां आदेश होगा वो मैंने पहले भी माना है। या तो हाईकमांड करती है ना, पता कौन किसका काम। देखो, काम करना फर्ज होता है और तभी वो उम्मीदवार कहलाते हैं। तो उम्मीद रखते हैं पार्टी उनका काम पहचानेगी और पार्टी समय पर देखेगी कि किसको टिकट देना है। देखो,
खबर रेवाड़ी से है, जहां पर इंसो प्रधान दिग्विजय सिंह चौटाला रेवाड़ी पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे याद दिला रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग अपनी बात पर आ जाएं और डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन का ऐलान करें। दिग्विजय सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि 5 अगस्त तक सरकार इस पर फैसला ले ले और इलेक्शन करवा दे, वरना 6 अगस्त को इंसो अपना फैसला लेगी। और इंसो प्रधान दिग्विजय सिंह ने सरकार के अंदर रहकर भी सरकार को चेतना जताना और बताना पड़ता है। सरकार का किया हुआ वादा याद दिला रहे हैं ताकि कुठारघात ना हो। बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग यहाँ पे स्टूडेंट्स में थी। 6 अगस्त का न्योता दिया, इंसो का 21वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, उसका इन्विटेशन दिया। उसके साथ साथ एक ही मुद्दा है, स्टूडेंट इलेक्शन बहाल हो, बाकी तो सब उसके साथ अपने आप हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, अगर उस पर सरकार निजात दिलाना चाहती है, स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इलेक्शन की घोषणा कर देनी चाहिए। अब उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, चंडीगढ़ में हो रहे हैं, हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शन जल्द बहाल हो जाएं। हम इस सरकार का हिस्सा है और मैं भाई सरकार के अंदर रह के भी कई बार सरकार को चेताना पड़ता है, जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। हम बता रहे हैं और सरकार का वादा याद दिला रहे हैं। आज मैं सरकार का हिस्सा जरूर हो सकता हूं या सरकार के साथ जो पार्टी शामिल है उसका हिस्सा हूं, मगर जिस मुद्दे पर कमिटमेंट हुआ था कहीं उनके साथ कुठाराघाट ना हो जाए, वो भी याद करें। वाडा के समीप यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता को चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। घायल सोमीर सांगवान ने जमीनी विवाद को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह समेत दूसरे लोगों पर जानलेवा हमला करवाने के आरोप हैं। घायल को दादरी के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसे गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, ये सारी चीजें। अगर कुछ भी होता है तो उसमें सांसद धर्मवीर और नवीन गोयल और डिप्टी गोयल जो कैनविन संस्था चलाते हैं गुड़गांव के अंदर, उन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज पर। इसके विरुद्ध मैंने आवाज उठाई थी। पहले उन लोगों को धमकाने के लिए मेरे पास फोन आया, फिर धर्मवीर ने अलग अलग तरह से मेरे घर वालों को भी धमकाने की कोशिश की। मेरे घर पर हमारे गांव का नरेंद्र भेजा पहले तो, और मतलब बहुत लोगों के थ्रू हमारे घर वालों को भी धमकियां दिलवा रहा है 10 तारीख के बाद से। और मैं 1.5 पर आया था तो मेरे को पता लगा था, एक बंदा बस में था, मेरे को बोला तेरी डंग का पता है, तू कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, ये सारी चीजें। मतलब सांसद धर्मवीर का फोन आया था मेरे घर पर, नरेंद्र आया था, नहीं बोला तेरे लड़के को मैं मरवा दूंगा, और ये हमला करवाया गया है। आज कैसे क्या घटना हुई? ये आज 12,000 था, मेरे घर पर आया था। कल अमावस्या थी, हमारे मंदिर में पूजा होती है, इसलिए बुलाया था ये। आज बाढ़ आ गया था और मंडी उस पर किसने भेजा, कौन गुंडे थे पता नहीं, इसको चाकू से हमला किया है। चक्कू मार गए और वहाँ हम पहुंचे तो वो मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहाँ रास्ता जाने का था नहीं, जो अपने साइड में पड़ा हुआ, वहाँ पहुंचे फिर इसको गाड़ी में बैठा कर आदमी को चक्कू मार गए और वहाँ हम पहुंचे तो वो मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहाँ रास्ता जाने का था नहीं, जो अपने साइड में पड़ा हुआ, वहाँ पहुंचे फिर इसको गाड़ी में बैठा कर खबर भिवानी जिले के गांव बमाला से है, जहां पर बीते दिनों पहले बिजली चोरी की शिकायत पर गए बिजली निगम के कर्मचारियों को गांव के ही कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें बंधक बना लिया और उन्हें चोरों की तरह जमीन पर बिछाकर गंदी गालियां दी। साथ ही साथ बिजली विभाग के लोगों के मोबाइल भी छीन लिए गए।
काफी देर बाद जब पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने निगम कर्मचारियों को उनके चुंगल से छुड़ाया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों पर केस भी रजिस्टर किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब बंधक बने कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एसपी से बात की है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया गया है। हमारा ये रोष प्रदर्शन है जो हमारे 6/7/2023 को हमारे विभाग की कार्रवाई करते हुए चोरी पकड़ने के लिए जो टीम गई थी बामड़ा के अंदर शरारती तत्वों द्वारा हमको बंधक बनाया गया था और उनकी FIR जब हमने कराई थी तो हमें आश्वासन कार्रवाई का दिया था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश सरकार के इशारे पर हमारी निगम की जो मैनेजमेंट है वो चोरी पकड़ो अभियान के तहत एक टीम गठित की गई निगम के द्वारा और हमारे टीम के सदस्य गांव बामड़ा में जब चोरी पकड़ने के लिए पहुंचे तो वहां कुछ शरारती तत्वों ने पूरी टीम को बंधक बनाया और उलूल फुलूल की गालियां दी। इससे हम मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि भी कर्मचारी के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन मौन बना हुआ है। भिवानी के महम रोड स्थित स्मार्ट न्यूट्रिशन सेंटर पर सीएम फ्लाइंग और औषधि नियंत्रक और फूड सेफ्टी नियंत्रक ने रेड मारी। रेड के दौरान कुछ एलोपैथी दवाइयां भी टीम को मिली जो कि बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा था। वहीं फूड सेफ्टी अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों से ये स्मार्ट न्यूट्रिशन पॉइंट की हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे निम्न गुणवत्ता के फूड सप्लीमेंट और कुछ एलोपैथिक दवाएं बेची जा रही हैं। तो उसी टिप ऑफ पे हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ आज खाद्य और औषधि प्रशासन के दोनों अधिकारी, हम फूड सेफ्टी ऑफिसर और जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी साथ आए और हमने यहाँ पे जांच की है। तो जांच के दौरान फूड सप्लीमेंट्स की, विभिन्न प्रकार के फूड सप्लीमेंट्स की सैंपलिंग की गई है और कुछ एलोपैथिक दवाएं भी हमें यहाँ मिली हैं। एक न्यूट्रिशन शॉप का जो है निरीक्षण किया, यहाँ पे कुछ अनियमितों की काफी समय से हमें सूचना मिल रही थी, तो यहाँ पे जांच की गई है। 3 प्रकार के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इनके नमूने लैब में भेजे गए हैं सील करके। रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। लग रहा है सर, और क्या अपील करना चाहिए और क्या और लोगों को संदेश देना? हम ये न्यूट्रास्यूटिकल सेल करने वालों को भी संदेश देंगे कि वे अच्छी गुणवत्ता के न्यूट्रास्यूटिकल के विभाग रेगुलर इनके ऊपर जो निरीक्षण रखेगा, वह हम जो इनका कंज्यूम करने वालों से भी हम आग्रह करेंगे कि बड़ा डोज और सही पूरे जानकारी के साथ इनका सही इस्तेमाल करें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में यमुना द्वारा रौद्र रूप धारण करने के बाद जहां लोगों का घर बार तबाह हो चुका है, तो वहीं फरीदाबाद में इस बाढ़ की चपेट में आने के चलते मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। गौरतलब है कि यमुना के पानी में डूबने की वजह से चौथी मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि थाना तेगाव के अंतर्गत आने वाले कबूलपुर से पुलिस ने बाढ़ के पानी से एक युवक का शव बरामद किया है। इससे पहले बसंतपुर इलाके में 12 जुलाई को बाढ़ के पानी में करंट उतरने से एक युवक की मौत हुई थी। तो वहीं थाना छयासा इलाके में भी एक शख्स के घर में सामान निकालने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दूसरा शव पानी में डूबा हुआ मिला था और पुलिस ने चौथे शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया। वो ये हुआ था, कभी ढूंढने गया था, इसको मना करी कल शाम को मिल गया मोहम्मद जाना, फिर ये चला। अभी पानी उतरा है या नहीं उतरा? अच्छा, गड्ढा था वो नहीं देख पाया।
यमुनानगर में विजिलेंस टीम ने थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने बताया कि सिक्योरिटी रिलीज करने के लिए उसने ठेकेदार से 11,000 की रिश्वत की मांग की थी। 10,000 के साथ डील फाइनल हुई। हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों की जमात में लगातार इजाफा हो रहा है। रिश्वतखोर अधिकारी हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस पर भट्टा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों पर तगड़ी लगाम कसने के लिए लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन वह मौका देकर रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं यमुनानगर में विजिलेंस टीम ने एक ही रिश्वतखोर अधिकारी का खेल खत्म किया। विजिलेंस टीम में थर्मल पावर प्लांट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष अग्रवाल को 10,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वह ठेकेदार से सिक्योरिटी वापस करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। अर्जुन कुमार अशोकानी ने मेरे को भी सूचना दी थी कि मैं थर्मल पावर प्लांट में APH एयर प्री हीटर और कुछ और काम किए थे, जिनकी मेरी स्टोर की करीब 2.5 लाख रुपए थर्मल पावर प्लांट में पेंडिंग है। और इसकी एवज में एक आशुतोष APE जो है मेरे से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। मेरे कानून के पास और स्टोर की राशि जो है सेफ्टी स्टोर की राशि वो मेरी लीक नहीं कर रहा है और मेरे से 11,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जो कि सूचना मिलने पर मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन